एंड वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेड। तो आज हम अपना फिजिकल एजुकेशन स्पीच सीरीज का चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्पीच सीरीज के बारे में बता देती हूँ कि ये जो हमारी स्पीच सीरीज है ये एक इंटरनेट पे बहुत बढ़िया तरीका है, फास्टेस्ट और एफिशिएंट तरीका है अपने क्लास 12th और CUET का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। इस वीडियो सीरीज में आपको पूरी की पूरी आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो आपकी रिवीजन हो जाएगी, और अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो तो भी आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमारा जो फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स है वो भी लॉन्च हो गया है। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो उसे भी चेकआउट करना मत भूलना। तो बच्चों हम फटाफट से शुरू कर लेते हैं अपना चैप्टर नंबर 4 जो है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब इस चैप्टर में जो मेजर हमें ये पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि कौन कौन सी तरीके की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है। उसके अलावा हम स्पेशल ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, उसके अलावा हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी देखेंगे कि हम कैसे जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है या डिसेबिलिटी है उन बच्चों को हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। उनकी हम कैसे फिजिकल मेंटल एबिलिटी को बेटर कर सकते हैं, इमोशनल हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बड़ा अच्छा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो फटाफट से हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम अंडरस्टैंड करते हैं डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो देखो, जब भी आप नॉर्मली जा रहे हो आ रहे हो, है ना, लेट्स से आप मेट्रो में जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप स्कूल में जा रहे हो, है ना, तो नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि ठीक है सब सही चल रहा है, लोग सही से दिख रहे हैं, लोग चल रहे हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं। बट इसके पीछे आपको ये नहीं पता होता कि ऐसे कुछ लोग होंगे, है ना, ऐसे कुछ ह्यूमन बीइंग्स होंगे, ऐसे कुछ छोटे बच्चे होंगे जिनमें कुछ एक डिसेबिलिटी हो सकती है जो हमें नहीं दिखती है। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ध्यान से थोड़ी देखते हैं। तो वो हो सकता है कि किसी का हाथ ना हो सकता है किसी की इंजरी की वजह से कोई डिसेबिलिटी हो गई हो। तो हमारे पास बेसिकली 2 तरीके की डिसेबिलिटी होती है, एक तो जो हम देख सकते हैं, ठीक है, और एक होती है जो हम नहीं देख सकते, और एक ऐसी होती है जो आपकी पैदा होते हुए भी हो सकती है आपको, और एक हो सकती है कि आपको किसी इंजरी की वजह से इन फ्यूचर हो गई हो। तो बेसिकली डिसेबिलिटी क्या है, वो ऐसी चीज़ जो हमें या तो इंजरी से हो गई हो, है ना, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई लेट्स से जिम में इंजरी हो गई हो, कोई स्पोर्ट खेलते हुए इंजरी हो गई, और उसकी वजह से हो सकता है कि आपका हैंड मूवमेंट में इशू हो गई है, या फिर आपकी लेग में इशू हो गई है, आपकी बैक में इशू हो गई है ना। और जो डिसेबिलिटी है, अगर आप एक चीज़ देखो तो जो नॉर्मली हमारे नॉर्म्स होते हैं, है ना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट हट के जो एक हमें कैटेगरी दिखती है उसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं। और डिसेबिलिटी होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप वो चीज़ें नहीं कर सकते जो बाकी मेजॉरिटी लोग कर सकते हैं। अगर बाकी लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी वो सारी चीज़ें कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपनी ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से जी सकते हो। और इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि डिसेबिलिटी क्या है, डिसेबिलिटी के टाइप्स क्या हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी एंड विजन डिसेबिलिटी। ठीक है, हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और इनके लिए जो भी हमारे पास 2 स्पेशल इवेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें आएगा आपका स्पेशल ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, हम इसकी बात करेंगे, इसकी बाइफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से हम अब इसकी शुरू कर लेते हैं। सो इन मॉडर्न वर्ल्ड डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। Sports for people with disabilities are modified version of existing sports to meet the needs of the athletes। अब इसका क्या मतलब है कि जो भी ऐसा बच्चा है, जो भी ऐसा इंसान है जो डिसेबल है ना, या फिर जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो उनके लिए हमने क्या बोला है, उनके लिए हम एक ऐसा मॉडिफाइड एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहां पर हमारे बच्चे, हमारे एथलीट्स जो हैं वो खेल पाएँ। देखो, एक आपको ये बात समझनी है कि इन बच्चों के लिए, इन एथलीट्स के लिए हमें एक रूम, एक एनवायरनमेंट, इक्विपमेंट वैसा होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम लेट्स से उन बच्चों के लिए बास्केटबॉल करा रहे हैं जो व्हील चेयर पे हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो आपकी बास्केट होती है उसको हम नीचे रखेंगे, है ना, और उनको हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे, हम ऐसी उन्हें जगह देंगे जहाँ पर वो आराम से उसको परफॉर्म कर सकें, आराम से उसको फेंक सकें। तो हमें एक अच्छा सेफ स्पेस, एक अच्छी स्पेस जो है वो क्रिएट करनी है, ताकि वो लोग
ताकि उन्हें ये भी ना लगे कि वो नहीं कर सकते, है ना। ऐसा एनवायरनमेंट हो कि वो ईजिली जो है वो अपना स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, उन्हें भी अच्छा लगे, उन्हें भी ये लगे कि हाँ वो ये चीज़ कर सकते हैं, वो कैपेबल हैं। इससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, इससे उनके अंदर सेल्फ एफिकेसी आएगी, मतलब कि अपनी क्षमता में बिलीफ होना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या ये मैं कर सकती हूँ, है ना। इसके साथ ही साथ वो बिलोंगिंगनेस सीखेंगे, प्यार सीखेंगे, फ्रेंडशिप सीखेंगे, इमोशनल स्टेबिलिटी सीखेंगे, इमोशंस को मैनेज करना, स्ट्रेस को मैनेज करना, दोस्त बनाना, एक कम्युनिटी बिल्ड करना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। दे आर टिपिकली ऑर्गेनाइज इनटू 3 मेन ग्रुप्स। 3 मेन ग्रुप्स हैं जो मैंने, ठीक है, आपसे पहले भी बोला था। पहला बेटा द डेफ, हियरिंग इम्पेयरमेंट, पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी एंड पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो पहला क्या है, द डेफ, ठीक है। दूसरा क्या हमने पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा पर्सन्स विद फिजिकल, जैसे कि हो सकता है कि लेग इंजरी हो, उसकी वजह से आपकी लेग्स अब फंक्शन नहीं कर रही हैं, कोई हैंड में हो सकता है, कोई लिम इंजरी हो गई हो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। देखो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, ठीक है। इंटेलेक्चुअल में क्या है कि आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाते, और कॉग्निटिव में क्या होता है, आपका पूरा ब्रेन फंक्शन कैसे काम करता है वो इसमें आ जाता है, ठीक है। सो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स गिव डिफरेंटली एबल्ड पीपल अ चांस टू लीड अ प्रोडक्टिव एंड एनर्जेटिक लाइफ। तो जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है और जो स्पोर्ट्स है वो एक बहुत अच्छा मौका देता है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को, या फिर वो लोग जो डिसेबल्ड हैं, ठीक है, कि वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी खेल सकते हैं, वो भी अपनी फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, है ना, सारी एबिलिटीज़ को बेटर कर सकते हैं। तो ये सब इसमें आ जाता है। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे डिसेबिलिटी का मीनिंग। सो डिसेबिलिटी क्या है, इट इज़ एन इम्पेयरमेंट दैट मे बी कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल, सेंसरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमने क्या बोला, डिसेबिलिटी क्या है, वो इम्पेयरमेंट है जो कॉग्निटिव हो सकती है, इंटेलेक्चुअल हो सकती है। कॉग्निटिव मैंने आपको समझा दिया पीछे, इंटेलेक्चुअल मैंने आपको बता दिया पीछे, है ना। उसके बाद हमारा मेंटल हो गया, फिजिकल, सेंसरी हो गया, ठीक है, जो विजन में आ जाता है, या हियरिंग लॉस हो जाता है, ठीक है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। समझ आई। So it is a condition or function judged to be significantly impaired or relative to the usual standard of an individual, subsequently affecting their life activities, ठीक है। तो ये जो है, ये थोड़ी सी उनको जो हम नॉर्मली काम कर लेते हैं, जैसे हम नॉर्मली आराम से चल लेते हैं, हम भाग लेते हैं, हम दौड़ लेते हैं, है ना, हम देख के चीज़ें कर लेते हैं, हम सुन लेते हैं। पर जो ये लोग होते हैं जिनके पास कोई भी स्पेसिफिक डिसेबिलिटी होती है या फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ होती है, तो उस केस में उनको थोड़ी सी मुश्किल आती है चीज़ें करने में, पर विद द राइट टीचिंग, विद द राइट गाइडलाइंस, विद द राइट इक्विपमेंट, विद द राइट इन्वायरमेंट वो कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 हम पढ़ेंगे, स्पेशल ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स। तो जो स्पेशल ओलंपिक्स है वो बेसिकली हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लोगों के लिए आती है, और इसमें जो मेजर रोल प्ले करती हैं वो हैं जॉन एफ कैनेडी की सिस्टर, ठीक है। उनका ये बिलीफ था, उनका ये मानना था कि जो लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के होते हैं वो बहुत अच्छे एथलीट्स बन सकते हैं। तो शी वॉज द वन जिन्होंने स्पेशल ओलंपिक्स को स्टार्ट करा, और इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली स्टार्ट करा कि जो भी लोग हैं विद डिसेबिलिटी वो आकर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इन लोगों में भी क्षमता है अच्छे एथलीट्स बनने की, ठीक है। तो इसका आइडिया पढ़ लेते हैं। द मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय कैनेडी शिवर इन 1968। तो 1968 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए, जॉन एफ कैनेडी की सिस्टर ने ये स्टार्ट किया था। शी बिलीव दैट चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज कुड बी एक्सेप्शनल एथलीट्स एंड दैट थ्रू स्पोर्ट्स दे कुड रियलाइज देयर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, फाइंड करेज एंड एक्सपीरियंस इंक्लूजन, ठीक है। तो उनका यही मानना था, उनका यही बिलीफ था कि जो बच्चे विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के हैं वो बहुत अच्छे एथलीट्स बन सकते हैं, और इसी के साथ साथ वो अपनी स्किल्स, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ पे काम कर सकते हैं, प्लस
वो उनको ये भी लगेगा कि वो इंक्लूडेड है इन द सोसाइटी, उनको ये भी लगेगा कि वो भी ये कर सकते हैं, उनमें भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, उनमें सेल्फ एफिकेसी आएगी। अच्छा, अब जो हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स था वो कहाँ हुआ था? शिकागो, यूएसए इन 1968। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, 1 मार्कर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता था? दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सक्लूसिवली फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो भी हमारे कौन पार्टिसिपेट करेगा? सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए। तो आपको ये डिफरेंस भी याद रखना है स्पेशल ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स का। पैरालंपिक्स में क्या होता है? मल्टी गेम्स के लिए होता है, बहुत सारे डिफरेंट गेम्स होते हैं जिसमें हर की कैटेगरी होती है, डिवाइड किया जाता है उसको, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब इसके लोगो के बारे में बात कर लेते हैं। द स्पेशल ओलंपिक्स लोगो इज इंस्पायर्ड बाय अ स्कल्पचर टाइटल जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका सिंबल क्या सिंबलाइज करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रोथ, confidence, happiness that children and adults with disabilities gain through participation in sports, competition and skill development which helps them lead more productive life। तो आपको इसको लोगो पता होना चाहिए। और ये क्या सिंबलाइज करता है? ये सिंबलाइज करता है ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस दैट चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद डिसेबिलिटीज गेन थ्रू पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। तो जब ऐसे बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, उनकी ग्रोथ होती है मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली, उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाती है, उन्हें लोगों से बात करनी आ जाती है, उन्हें दोस्त बनाना आ जाता है। और जो लोग हैं, ठीक है, जिनको डिसेबिलिटी नहीं है, उन्हें भी पता होना चाहिए कि हम अपने टीम मेंबर से, अपने पीयर्स से कैसे बात करें, उन्हें क्या चीज़ ट्रिगर करती है, हमें वो नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए और उनके साथ बातें करनी चाहिए ताकि वो भी इंक्लूसिव फील करें, ठीक है। अब हमारी फ्लेम की बात आती है। सो द टॉर्च इज यूज इन स्पेशल ओलंपिक्स नोन एज द फ्लेम ऑफ होप। इसको फ्लेम ऑफ होप कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ कैरिड टू द गेम्स एंड यूज टू लाइट द सेरेमोनियल मच लाइक ओलंपिक्स फ्लेम, ठीक है। तो जब भी आपका ये शुरू होता है तब आपकी मशाल, बेसिकली हिंदी में बोला जाता है, मशाल को जलाया जाता है, वही उसकी यहाँ पर बात हो रही है। अब आ जाते हैं कि फाउंडर कौन है? यूनिस कैनेडी, ठीक है, जो जॉन एफ कैनेडी की सिस्टर है, उन्होंने यही आइडेंटिफाई किया था एंड शी इज़ द फाउंडर ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स, ठीक है। अब ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ईयर एंड वेन्यू स्पेशल ओलंपिक्स का। देखो, आपको ये पता होना चाहिए, जैसे फर्स्ट आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट और रीसेंट वाला तो पता होना चाहिए, प्लस ये टेबल कर लेना। कई बार हो सकता है वो 1 मार्कर में आपसे मैच द फॉलोइंग में ये चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे 1968 में शिकागो में हुआ था, ठीक है, और सबसे रीसेंट वाला देख लेते हैं 2023 समर में हुआ था बर्लिन जर्मनी में। तो ये तो 2 आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, बाकी जो दूसरे हैं वो भी कर लेना, कल को मैच द फॉलोइंग में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं भाई। अब बात करते हैं कि कौन कौन से गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। सो स्पेशल ओलंपिक्स होस्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ ओवर 30 ओलंपिक टाइप स्पोर्ट्स। इसमें एथलेटिक्स आता है, स्विमिंग आती है, बास्केटबॉल आता है, बॉलिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, गोल्फ, पावर लिफ्टिंग एंड टेबल टेनिस। तो ये सारे स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि हम स्पेशल ओलंपिक्स में डिवीजन कैसे करते हैं। So this is a fundamental rule where athletes compete with others of similar ability। देखो, जो आपकी गेम होनी चाहिए, जो आपका स्पोर्ट होना चाहिए, वो हमारा कैसा होना चाहिए? वो बिल्कुल हमारा फेयर होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि एक एथलीट का स्किल कुछ और लेवल का है, दूसरे एथलीट का स्किल कुछ और लेवल का है। और कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपका वेट मैटर करता है ना, तो उसमें आपकी जो वेट की कैटेगरी है, एज की कैटेगरी है, स्किल की कैटेगरी है, वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए ताकि हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर हों और हम फेयर तरीके से चीज़ें जो हैं वो कर सकें, ठीक है जी। इट इज़ अ परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग टू इंश्योर फेयर एंड मीनिंगफुल कंपटीशन फॉर एवरीवन। बेसिकली इसका पूरा प्रोसेस होता है, क्राइटेरिया होता है कि सबसे पहले आपको एज और जेंडर के बेसिस पे डिवाइड किया जाएगा, उसके बाद आप
परफॉर्म करोगे स्किल के बेसिस पे, परफॉर्मेंस के तहत आपको देखा जाएगा कि आपका क्या लेवल है। और आपको ये भी होता है कि जो भी एथलीट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से अपना बेस्ट देना होता है, ताकि उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आए, उनकी बेस्ट स्किल निकल के आए, उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आए, ताकि हम उसे करेक्ट कैटेगरी में जो है वो डाल सके फॉर लेवल प्लेइंग फील्ड, ताकि सारी चीज़ें जो है फेयर तरीके से हो सके। चलो अब डिविजनिंग प्रोसेस देख लेते हैं। एथलीट्स आर फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड बाय जेंडर एंड देन बाय एज। मैंने आपको यही बोला था ना, सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम एथलीट्स को उनके एज और उनके जेंडर के बेसिस पे जो है वो डिवाइड करेंगे। अगर आपका इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, ठीक है, अगर आपकी इंडिविजुअल स्पोर्ट है तो उसमें देख लो भाई 8 to 11 ईयर्स की कैटेगरी होगी, ठीक है जी। उसके बाद 12 to 15 की कैटेगरी होगी, 16 to 21 की कैटेगरी होगी, 22 से 29 की एक कैटेगरी है एंड 30 एंड अबव की एक कैटेगरी है, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा टीम स्पोर्ट्स है बच्चों, उसमें 15 एंड अंडर का एक कैटेगरी है, 16 से लेकर 21 की एक कैटेगरी है एंड 22 एंड अबव की एक कैटेगरी है। तो पहले प्रोसेस में हमने क्या किया, हमने अपने एथलीट्स को बेस्ड ऑन जेंडर एंड एज को डिवाइड कर दिया। उसमें भी हमने 2 डिविजन्स देख ली, एक हमने देख ली हमारी इंडिविजुअल स्पोर्ट की और एक हमने देख ली हमारे टीम स्पोर्ट की, ठीक है जी। आगे चलें। अब आता है हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, दे देन कम्पीट इन अ प्रिलिमिनरी ट्रायल फॉर देयर इवेंट। अब जो भी इवेंट होने वाला है उसके लिए उनके प्रिलिमिनरी ट्रायल्स होंगे। अगर आप, मुझे नहीं पता अगर आपने कभी देखा हो तो यहाँ पर जितनी भी अकेडमीज होती हैं स्पोर्ट्स की, उसमें क्या होता है आपकी ट्रेनिंग होती है और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है किसी भी इवेंट की कि ये इवेंट होने वाला है या ये इवेंट होने वाला है, तो उससे पहले क्या होता है उनकी पूरी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद उनका नाम आगे दिया जाता है, उनके प्रिलिमिनरी ट्रायल्स होते हैं, अगर वो ट्रायल पास करते हैं तो वो आगे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही कह रहे हैं कि उनका प्रिलिमिनरी ट्रायल होगा और उनका जितना भी स्कोर आया होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जितना भी उनका स्कोर आया होगा उस स्कोर के हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से उनको कैटेगरीज में बांट दिया जाएगा। अब थर्ड देख लेते हैं। बेस्ड ऑन दी स्कोर और टाइम्स फ्रॉम दिस ट्रायल्स दे आर ग्रुप्ड इनटू डिविजन्स विद अदर एथलीट्स ऑफ अ सिमिलर स्किल लेवल। जो मैंने आपको बताया है ना कि जैसे आपने परफॉर्म किया, अब परफॉर्म के बाद आपको नंबर मिल गए, अब उस नंबर के अकॉर्डिंग आपकी जो भी स्किल होगी आपको उस कैटेगरी में बांट दिया जाएगा, ठीक है। फोर्थ आता है हमारा मैक्सिमम एफर्ट रूल। जो मैंने आपको बताया था कि जो भी एथलीट परफॉर्म कर रहा है उसको अपना मैक्सिमम देना है, 1000% देना है, ताकि उसकी क्या क्षमता है, एबिलिटी है, उसमें क्या स्ट्रेंथ है, उसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस क्या है वो हमें पता चल जाए, ताकि एक फेयर तरीके से हम एथलीट्स को कैटेगराइज कर दें, ठीक है जी। एथलीट्स आर एक्सपेक्टेड टू गिव देयर मैक्सिमम एफर्ट्स ड्यूरिंग दिस डिविजनिंग ट्रायल्स टू इंश्योर दे आर प्लेस्ड इन द करेक्ट ग्रुप, ठीक है। उन्हें बढ़िया परफॉर्म करना है ताकि उन्हें करेक्ट ग्रुप में बांट दिया जाए। अभी बीच में न्यूज़ में ऐसा आया भी था ना कि एक एथलीट था, वो शायद फीमेल कैटेगरी में था पर वो था मेल, है ना। तो ये वाली चीज़ें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों, जो है पैरालंपिक्स एंड डेफी ओलंपिक्स। सो पैरालंपिक्स मैंने आपको बोला था यहाँ पर हमारा मल्टी स्पोर्ट होता है। ये क्या होता है, मल्टी स्पोर्ट होता है। ये कीवर्ड है, ये याद रखना, मल्टी स्पोर्ट, ठीक है, मल्टी स्पोर्ट। सो फॉर एथलीट्स विद फिजिकल, विजुअल एंड इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट्स, ठीक है। अब जो पैरालंपिक्स है वो किस किस के लिए, फिजिकल, विजुअल एंड इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट्स। फिजिकल का मतलब हो सकता है व्हील चेयर पे हो, ठीक है, या कोई हैंड की इंजरी हो या कोई और इंजरी हो, ठीक है, वो हो गया। उसके अलावा विजुअल में क्या हो गया, विजुअल में भी कैटेगरीज होती हैं, मतलब आपको कितना दिख रहा है, कितना कलर दिखता है, नहीं दिखता, ब्लाइंडनेस का क्या लेवल है, ये सारी चीज़ें। और इंटेलेक्चुअल मैंने आपको बता दिया था कि जब हम प्रोसेस नहीं कर पाते चीज़ों को, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह इसमें आ जाती है। अब इसका मोटो इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, स्पेशली फॉर वन लाइनर्स। सो मोटो क्या है इसका, स्पिरिट इन द मोशन। पैरालंपिक गेम्स आर मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स फॉर एथलीट्स विद वेरियस फिजिकल डिसेबिलिटीज़। ये इंपॉर्टेंट है, मोटो इंपॉर्टेंट है, और ये भी ठीक है कि ये मल्टी स्पोर्ट इवेंट है फॉर एथलीट्स विद वेरियस फिजिकल डिसेबिलिटी। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है 1 मार्कर्स के लिए कि ये
4 साल में एक बार होता है, ठीक है, वंस इन every 4 years. So they are held every 4 years following the Olympic Games and are governed. अब इसको गवर्न कौन करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, जिसको हम IPC कहते हैं। पहला पैरालंपिक गेम जो है बच्चों वो रोम में हुआ था 1960 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो हमारा टर्म है पैरालंपिक वॉज ऑफिशियली यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, कब यूज हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए, स्पेशली आपके 1 मार्कर्स के लिए, एट 1988 सियोल समर ओलंपिक्स। सो द फर्स्ट विंटर पैरालंपिक गेम्स टुक प्लेस इन स्वीडन में हुआ था इन 1976। तो ये जितनी आपकी पूरी स्लाइड है ये तो आपकी इंट्रोडक्शन में आप यूज कर सकते हो, ठीक है, और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके 1 मार्कर्स के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। The IPC's version is to enable Paralympic athletes to achieve sporting excellence and inspire and excite the world. ये भी आपको इनका विजन जो है वो पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं जी, द IPC clarifies disabilities into 10 categories, ठीक है। तो जो हमारी IPC है उन्होंने हमारे पैरालंपिक को 10 भागों में 10 कैटेगरीज में बच्चों बांटा हुआ है, जिसमें क्या क्या आएगा, हमारा बेटा फिजिकल आएगा, हमारा बेटा विजुअल आएगा और इंटेलेक्चुअल आएगा, ठीक है। पर इसमें यह है कि सारे स्पोर्ट्स जो हैं हर कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होते हैं, वो हमें आगे अभी पता चलेगा आगे वाली स्लाइड्स में, ठीक है। सो डेफी ओलंपिक्स क्या है? डेफी ओलंपिक्स बेटा उन लोगों के लिए है जिनको सुनाई नहीं देता, तो ये मेजर उन्हीं के लिए होता है। और यहाँ पर जैसे ही आपका इवेंट शुरू होता है, आपका स्पोर्ट शुरू होता है, तो वहाँ पर हम लोग विजुअल एड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम विसल्स वगैरह का इस्तेमाल इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। सो डेफी ओलंपिक्स को हम पहले क्या बोलते थे? एज द वर्ल्ड गेम्स फॉर डेफी। आपको पता होना चाहिए कि अर्लियर इसको वर्ल्ड गेम्स फॉर डेफ बोला जाता था। दे आर मल्टी स्पोर्ट इवेंट फॉर डेफ एथलीट्स, ये भी आपको पता होना चाहिए कि मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, सैंक्शन बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अनलाइक अदर गेम्स दे आर विजुअल सिग्नल्स इंस्टेड ऑफ ऑडिटरी क्यूज लाइक स्टार्टर गन्स और विसल्स, जो मैंने अभी आपको बताया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि डेफी ओलंपिक्स में हम विजुअल एड्स का यूज करते हैं और हम विसल्स वगैरह का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है बात। पहली गेम कहाँ हुई थी बेटा? पेरिस में हुई थी 1924 में, सेकेंड ओल्डेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट आफ्टर ओलंपिक्स। अब इसका मोटो क्या है? इक्वालिटी थ्रू स्पोर्ट्स, ये इसका मोटो है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो एन एथलीट मस्ट हैव अ हियरिंग लॉस ऑफ एटलीस्ट 55 डेसिबल्स। अब ये डेसिबल क्या है? हम जो साउंड है उसका जिसको हम नापते हैं, मेजर करते हैं, उसको डेसिबल्स में नापते हैं, ठीक है। तो 55 डेसिबल्स एटलीस्ट इतना होना चाहिए इन देयर बेटर ईयर एंड आर नॉट परमिटेड टू यूज़ हियरिंग एड्स। और आप यहाँ पर कोई भी हियरिंग एड नहीं यूज़ कर सकते, कोई भी आप हियरिंग मशीन नहीं यूज़ कर सकते, कोई भी एड इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। कोई इम्प्लांट्स भी आप यूज़ नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। डेफी ओलंपिक्स एक्सक्लूसिवली फॉर एथलीट्स हु आर डेफ और हैव अ सिग्निफिकेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको सिग्निफिकेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट है। अप टू मिनिमम उन्होंने जो बोला है वो है 55 डेसिबल्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका मोटो क्या है? इक्वालिटी थ्रू स्पोर्ट्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1 मार्कर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आता है हमारा Paralympic games. So Paralympic games are organized into different categories based on the type and extent of an athlete's ability to ensure fair competition. इसमें आपका फिजिकल इम्पेयरमेंट आएगा, विजुअल आएगा और इंटेलेक्चुअल आएगा, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग पढ़ते हैं। अब देखो क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग में क्या है कि जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो हम अपनी पैरालंपिक्स में करते हैं और जो डिविजनिंग है, ठीक है, वो हम स्पेशल ओलंपिक्स में करते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो द मेन गोल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स इज टू क्रिएट फेयर एंड इक्वल कंपटीशन फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो देखो दोनों शब्द का मतलब क्या है? एक में बोला है कि हम क्लासिफाई कर रहे हैं और एक में बोला है हम डिवाइड कर रहे हैं, डिविजन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही शब्दों का क्यों यूज़ हो रहा है? ताकि जितने भी हमारे एथलीट्स हैं वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे काम करें, इक्वालिटी हो। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई लेट्स से 55 kg कैटेगरी है,
ठीक है, तो उसमें आप किसी और को कर रहे हो, या फिर लेट्स से कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ मुझे करना है ना, और उसमें एक बंदे की स्किल कुछ और है, दूसरे बंदे की स्किल कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी अगर एक बंदे की लेट्स से वेट उठाने की क्षमता लेट्स से 80 kgs है, तो वो 80 kg कैटेगरी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई 100 उठा सकता है या लेट्स से 50 उठा सकता है और आप उसको 80 में डाल दो, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस इज सिमिलर ऑन हाउ टू मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स, जैसे एज, जेंडर एंड वेट को कैटेगराइज करेंगे इनटू ग्रुप कॉम्पिटिटर्स। द मेन एम इज टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिसेबिलिटी ऑन एथलीट्स परफॉर्मेंस, ठीक है। तो रीज़न क्या है उनको क्लासीफाई करने का, उनको डिवाइड करने का, उनकी डिविजन करने का, वो यही है कि हम उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें और उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, ताकि अगर उनकी इक्वल स्किल होगी तो उनकी परफॉर्मेंस भी उस तरीके से ही बेस्ट निकल के आएगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो है वो पैरा ओलंपिक्स के लिए यूज़ किया जाता है एंड अप्लाइज टू पैरा एथलीट्स, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, पैरा ओलंपिक्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसमें हम इसको जो है वो क्लासीफाई करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करें, हम एथलीट्स को ग्रुप करते हैं कैटेगरीज में, किसके बेस पे, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के बेस पे। ये आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के बेस पर। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, पहले हम देखेंगे कौन एलिजिबल है टू कम्पीट एंड हाउ दे आर ग्रुप टू इंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है। क्लासीफायर्स का हम यूज़ करते हैं जो ये सारी चीज़ों में हमारी हेल्प करते हैं इवैल्यूएट करने में। Classifiers who officials appointed by the international governing body evaluate each athlete to determine their class, ठीक है। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो क्लासिफिकेशन है वो आपकी पैरालंपिक में यूज़ हो रही है और जो डिविजनिंग है वो आपके स्पेशल ओलंपिक्स में यूज़ हो रही है, ठीक है। और इसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के बेसिस पर हम इसको कैटेगराइज करते हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब डिविजनिंग की बात करते हैं भाई। डिविजनिंग इज यूज इन स्पेशल ओलंपिक्स एंड ग्रुप्स एथलीट्स बेस्ड ऑन देयर स्किल्स। यहाँ पर हम उनको स्किल के बेसिस पे कर रहे हैं, क्या उनके स्किल का लेवल है उसके बेस पे कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम, इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस, आप जैसे परफॉर्म करोगे, मैंने आपको बोला था ना पहले भी, जो मैक्सिमम रूल हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि आपको अपना मैक्सिमम परफॉर्म करना है, ताकि आपको आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग, आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही आपको कैटेगराइज किया जाए, वही यहाँ पर बात हो रही है। That ensures the athletes compete against other of similar ability. This encourages athletes of the skill level to participate. 10 eligible impairment types, classification in Paralympics, all which must be परमानेंट, ठीक है। तो जो इसमें हमारे पास 10 कैटेगरीज हैं, उसमें जितनी भी हमारी डिसेबिलिटीज़ हैं वो सारी आपकी परमानेंट डिसेबिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। ये भी इसका एक क्राइटेरिया है। अब हम इसमें बात करते हैं भाई हमारा कि क्या क्या इसकी अब कैटेगरीज आ जाती हैं। सबसे पहला है इम्पेयर्ड मसल पावर। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारे मसल्स हैं वो कमज़ोर हैं, ठीक है, उनका साइज़ कम हो गया है, ठीक है, वो किसी भी वजह से हो सकता है, किसी इंजरी की वजह से हो सकता है, ठीक है। सो इम्पेयर्ड मसल पावर, रिड्यूस्ड फोर्स फ्रॉम मसल्स और मसल ग्रुप्स, जो आपकी मसल्स हैं उनमें इतना पावर नहीं है, वो उनकी जो फोर्स लग रही है वो बहुत कम लग पा रही है। अब वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से हो सकता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से हो सकता है, या स्पाइनल बिफिडिया की वजह से हो सकता है, ठीक है। दूसरा है इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट, ठीक है, कि भाई आपके जो जॉइंट्स की मूवमेंट है, आपके जॉइंट्स क्या होते हैं, ये चीज़ जॉइंट होती है आपकी, ये जॉइंट होता है, घुटना आपका जॉइंट होता है ना, तो इनके मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, आपका पूरा रेंज ऑफ मोशन नहीं हो पा रहा। सो अ लिमिटेशन और लैक ऑफ पैसिव मूवमेंट इन वन और मोर जॉइंट्स कॉज्ड बाय कंडीशंस, कि भाई कोई ट्रॉमा हो गया, कोई इंजरी हुई थी जिसकी वजह से ट्रॉमा हुआ और उसकी वजह से ये आपको इशू आ रहा है। फिर है लॉस ऑफ लिम्ब और लिम्ब डेफिशिएंसी। लिम्ब बेसिकली क्या है, आपका पूरा हाथ, ठीक है, आपके लेग्स, बट बीच में आपके ये जॉइंट आता है, तो आपके लिम्स में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सो द टोटल और पार्शियल एब्सेंस ऑफ बोन्स और जॉइंट्स ड्यू टू किसी ट्रॉमा की वजह से, बोन कैंसर एक रीज़न हो सकता है, या फिर कॉन्जेनिटली कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही हो। उसके बाद है आपके लेग लेंथ में डिफरेंस है, ठीक है, जो आपकी दोनों लेग्स हैं वो बैलेंस नहीं है उनकी, मतलब कुछ
प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है। तो डिफरेंस इन द लेग लेंथ रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्टर्ब लिम्ब ग्रोथ, ठीक है, कि आपकी जब आपकी ग्रोथ हो रही थी, आपकी जब लिम्ब ग्रोथ हो रही थी वहाँ पर कोई इशू आ गया किसी वजह से, तो उस वजह से हो सकता है, ठीक है। फिर आता है शॉर्ट स्टैचर, रिड्यूस बोन लेंथ, लोअर लिम्स और ट्रंक, ठीक है, ये भी आपका हार्मोन डिसफंक्शन से, ग्रोथ हार्मोन डिसफंक्शन से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है हाइपरटोनिया। हाइपरटोनिया में क्या है कि जो हमारी मसल टेंशन है वो यहाँ पर अब नॉर्मल है, ठीक है। अब वो किस वजह से हो रही है कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिससे सारे सिग्नल्स जा रहे हैं बॉडी में, उसमें इशू आ गया है, जिस वजह से आपको चलने में करने में दिक्कत आ रही है। ये आपको स्ट्रोक से हो सकता है, ब्रेन इंजरी से हो सकता है, और आपकी जो मूवमेंट्स होती हैं बहुत क्लमजी होती हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर आता है हमारा अटैक्सिया। अटैक्सिया भी एक मसल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है, जहाँ पर आपकी मसल्स जो हैं वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन उनमें नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पर भी सेम रीज़न है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो काम नहीं कर पा रहा है, वो डैमेज हो गया है। वो स्ट्रोक की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, ब्रेन इंजरी की वजह से हो सकता है, ठीक है। Next, the presence of a permanent eligible impairment must be confirmed with a medical diagnostic information before an athlete can be evaluated. तो देखो, जब भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वो लोग आपसे आपका मेडिकल हिस्ट्री मांगेंगे, वेरीफाई होंगी चीज़ें, और उसके बाद ही आपको परमिशन मिलेगी। द की डिफरेंस इन स्पेशल ओलंपिक्स कॉम्पिटिशंस इज दैट दे आर डिजाइंड टू बी फेयर फॉर एथलीट्स ऑफ ऑल एबिलिटी लेवल्स एंड एवरी पार्टिसिपेंट इज़ रिकग्नाइज, ठीक है। तो जो स्पेशल ओलंपिक्स है वहाँ पर क्या हो रहा है कि हम उसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि सारे एथलीट्स को जो है वो फेयर मौका मिले, ठीक है, और हर पार्टिसिपेंट जो है वो रिकग्नाइज और उनका एबिलिटी लेवल भी सेम हो। सो द कॉम्पिटिशन्स यूज्ड अ प्रोसेस कॉल्ड डिविजनिंग, डिविजनिंग का यूज़ किया जाता है, विच ग्रुप्स एथलीट्स विद सिमिलर कॉम्पिटिशन एबिलिटीज, ठीक है। ये हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे एलिजिबल इम्पेयरमेंट्स की, कि कौन कौन सी इम्पेयरमेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं टू पार्टिसिपेट। रिस्ट्रिक्टेड पैसिव मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, ये हो सकता है कि आपकी जो जॉइंट मूवमेंट्स हैं वो प्रॉपरली मूव नहीं कर रही, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, रिस्ट्रिक्शन है। मिसिंग लिम्ब और लिम्ब रिलेटेड डेफिशिएंसी, मैंने आपको लिम्ब लास्ट स्लाइड में बता दिया था। अनइक्वल लेंथ ऑफ लेग्स की भी हमने बात कर ली थी। शॉर्ट फिजिकल हाइट, इंक्रीज मसल टोन, ठीक है, जब हमारी मसल बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है बेसिकली, ठीक है, तो उससे हो जाता है। पुअर मसल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि हमें हमारे स्कूल्स को, हमारे अकेडमीज़ को कैसे एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, ताकि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या वो लोग जिनको डिसेबिलिटी है उन्हें हम इंक्लूडेड फील करा पाएँ, उन्हें भी हम वही सेम ट्रीटमेंट दें, उन्हें भी हम ये फील कराएं कि वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी अपना करियर बना सकते हैं, वो भी ये चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनकी भी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ बेटर हो सकती है। इसी के साथ साथ उनकी अगर हम उन्हें बिल्कुल हर चीज़ में इंक्लूड करेंगे तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, उनके अंदर सेल्फ एफिकेसी भी आएगी। अब इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स जो है वो हमने लॉन्च कर दिया है। उसमें आपको डिटेल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगी, लेक्चर्स मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको माइंड मैप्स मिलेगा, आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, आपको लाइव सेशंस मिलेंगे, आपको मेंटोरशिप सेशन मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं। तो इसको चेकआउट करना आप मत भूलना। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब हम फटाफट से शुरू कर लेते हैं अपना ये टॉपिक। अब कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन क्या है? इंक्लूजन मीन्स दैट स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज पार्टिसिपेट इन रेगुलर फिजिकल एजुकेशन क्लासेस अलोंगसाइड देयर पीयर्स विदाउट डिसेबिलिटी। ठीक है, तो हमें जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं या वो बच्चे हैं जिनको डिसेबिलिटी है, उनको भी हमें उनके साथ ही, जो जिनको नहीं है उनके साथ बिल्कुल अच्छे से करना है। मुझे अभी भी याद है कि जैसे हमारे स्कूल में
भी ऐसे होता था, जो भी हमारा पीरियड होता था पीटी का, उसमें सब लोग साथ में ही खेलते थे, ठीक है। और वहाँ पर एक बच्ची होती थी जो व्हीलचेयर पे थी, तो उनको भी जो है वो इंक्लूड किया जाता था, उनको उनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करते थे सर, जिसमें वो उसको हेल्प करते थे कि भाई वो बास्केटबॉल खेलनी है तो वो कैसे खेल सकती है, कोई और स्पोर्ट खेलना है तो वो कैसे खेल सकती है, ठीक है। तो बेसिकली हमें उनकी एक तो हमें ये भी है कि जो भी उनके आसपास पीयर्स हैं, हमको भी ये समझना है कि उन्हें क्या चीज़ ट्रिगर करती है, उन्हें क्या चीज़ बुरी फील कराती है या उन्हें क्यों लेफ्ट आउट फील होता है, और हमें खुद से भी जाकर उनके साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए, हमें उनके साथ बैठना चाहिए, हमें उनके साथ उनकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए और उनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छी स्पेस क्रिएट करनी चाहिए ताकि वो लोग भी वो सब कर पाएँ जो हम सब कर रहे हैं। इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर एवरीवन कैन पार्टिसिपेट फुल्ली एंड फील वेलकम बाय अडैप्टिंग द एक्टिविटी टू फिट। क्योंकि देखो, अगर आप ऐसे एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे, सब आपस में मिलजुल के परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, फ्रेंडशिप आएगी, है ना, बिलोंगिंगनेस हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, है ना, सेल्फ एफिकेसी हो गई, अपने अंदर बिलीफ रहना, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपकी जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ आपकी बेटर होगी, है ना। उसके साथ साथ आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका यही एडवांटेज है कि सबको मिलजुल के करना है, ठीक है जी। आगे चलें। अब क्यों नीड है, व्हाट इज द नीड टू प्रमोट इंक्लूसिविटी इन स्पोर्ट्स? क्यों? आप खुद सोचो इस बारे में कि भाई सब आपस में बातचीत करेंगे, फ्रेंडशिप बढ़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो मैंने आपको बताया था बस वही है स्लाइड में, ठीक है। इट प्रमोट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, ठीक है। क्या प्रमोट करते हैं हम? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि सब एक हैं, सब एक साथ काम कर रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन चैलेंजिंग द नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स एंड मिसकंसेप्शंस एसोसिएटेड विद डिसेबिलिटीज़। तो जो भी हमारी मिसकंसेप्शंस हैं, जो भी मिथ्स जुड़े हुए हैं डिसेबिलिटी के साथ, उसको भी ये जो है वो तोड़ता है। इट इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम, सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ फॉर ऑल स्टूडेंट्स, क्योंकि सबको बात करनी आ जाएगी, सबको ये समझ में आ जाएगी कि हमें उनसे कैसे बात करनी है, उन्हें किस चीज़ से ट्रिगर होता है, कौन सी चीज़ उन्हें नहीं पसंद है, उनसे कैसे बात करनी चाहिए, उन्हें कैसे हम इंक्लूड करा सकते हैं। फिर आपको बातचीत करनी आ जाएगी, है ना, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें। It empowers children with special needs to participate actively in sports and society, fostering independence, ठीक है। और इससे क्या होगा कि ये हमारे बच्चों को क्या करता है, एम्पावर करता है कि भाई आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, क्योंकि अगर आप अच्छे प्लेयर हो जाओगे, अगर आप अच्छी तरह खेलोगे, तो आप इसमें जाके आगे पैरालंपिक्स में, स्पेशल ओलंपिक्स में, डेफी ओलंपिक्स में बिल्कुल जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स इज क्रूशियल टू इंश्योर ऑल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज कैन एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। द इंडियन गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दिस, देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और अब हम बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, इसमें यही है कि भाई अगर बच्चे जो हैं वो इफ़ेक्टिवली काम करेंगे, फिज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनकी मेंटल, उनकी सोशल, उनकी इमोशनल, उनकी इंटेलेक्चुअल, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनकी सेल्फ एफिकेसी, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस सारा इम्प्रूव हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है की स्ट्रैटेजीज टू प्रमोट इंक्लूसिव स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स, ठीक है। पहला कि आप ट्रेनिंग दीजिए, किसको? टीचर्स को ट्रेनिंग दीजिए। और किसको दोगे? कोचेस को ट्रेनिंग दोगे, है ना। वर्कशॉप्स दो उन्हें सिखाओ कि हम उनके लिए कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को, कोचेस को ये समझना चाहिए कि पहले तो कि बच्चे की डिसेबिलिटी कौन सी है, विच इज़ द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी उसको है, तो उसकी असेसमेंट करिए, पहले मेडिकल असेसमेंट करिए, ठीक है। पहले ये समझने की कोशिश करिए कि उसको क्या डिसेबिलिटी है, और उसके बाद आप देखिए कि आप उस बच्चे के लिए क्या कर सकते हो, उसको कैसे हेल्प कर सकते हो कि उसका फिजिकल जो चीज़ है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, पार्टिसिपेशन, वो कैसे वो लोग बेटर कर सकते हैं,
ठीक है। सो प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर टीचर्स एंड कोचेज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन। ट्रेनिंग सच एज वर्कशॉप्स हो गए, सेमिनार्स हो गए, इन पे फोकस होना चाहिए डिसेबिलिटी अवेयरनेस पे, और हम कैसे एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें। ठीक है, उनको आप हैंडबुक्स प्रोवाइड करिए, मैनुअल्स प्रोवाइड करिए, जिसमें ये लिखा हो कि आपको कैसे काम करना है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ, उनको कैसे आप समझा सकते हो, क्या तरीके होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप उनके साथ कर सकते हो ताकि उनकी नीड्स जो है वो मीट हो सके। इनकरेजिंग पार्टिसिपेशन इन डिसेबिलिटी रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेज एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हेल्प्स देम टू स्टे अपडेटेड विद द बेस्ट इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो जब आप वर्कशॉप्स अटेंड करते हो, आप जब सेमिनार्स अटेंड करते हो, जब आप अपडेटेड जगहों पे जाते हो, इन्फॉर्मेशन लेते हो, है ना, चीज़ें पढ़ते हो, तो आपको पता चलता है कि विद टाइम कितनी एडवांसमेंट हुई है, हम क्या क्या बच्चों के लिए कर सकते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी हो गई, तो हाउ कैन वी यूज़ टेक्नोलॉजी, है ना, स्पोर्ट्स में भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने में। तो सबसे पहले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टीचर्स और कोचेस को ट्रेनिंग दें। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सेसिबल एक्टिविटीज़ एंड फैसिलिटीज़ का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो भी हम स्पोर्ट्स कराने की सोच रहे हैं, है ना, उसके लिए जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए। एक्सेसिबल का क्या मतलब है कि ऐसा होना चाहिए कि बच्चा आराम से अपना स्पोर्ट खेले, एंजॉय करे और वो वहाँ से ट्रेनिंग करके अपना आराम से चला जाए। ठीक है, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो, एक अच्छा आपका स्पेस हो, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो। ठीक है, इक्विपमेंट्स अच्छे होने चाहिए, इक्विपमेंट उनके अकॉर्डिंग होने, जैसे मैंने आपको पहले बास्केटबॉल का एग्जांपल दिया था, तो जो बास्केटबॉल की जो बास्केट होती है, आप उसको थोड़ा नीचे लगा दो, जहाँ पर जो व्हील चेयर पर अगर बच्चे खेल रहे हैं वो आसानी से उस पर डाल पाएँ। बैडमिंटन में भी आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि बैडमिंटन का जो नेट होता है वो नीचे कर दो, है ना, थोड़ा सा। तो ये सारी आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि उन्हें ये ना लगे कि वो ये नहीं कर पाएंगे। हमें उनके लिए एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, ऐसे इक्विपमेंट्स लेके आने हैं ताकि वो बहुत अच्छे से और आसानी से जो है वो इस चीज़ को कर लें। तो विदाउट एक्सेसिबिलिटी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी मे फील एक्सक्लूडेड। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये कमरा, लेट्स से, ठीक है, अगर ये कमरा मैंने उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट नहीं करा तो उन्हें तो यही लगेगा कि यार मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं कैसे करूंगा, वो लेफ्ट आउट फील करेंगे, उन्हें बुरा लगेगा कि हम तो कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उनके लिए उनके मुताबिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो उनके कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट करेगा। और अगर आप उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं बना के दोगे, अच्छे इक्विपमेंट उनके अकॉर्डिंग इक्विपमेंट नहीं दोगे, तो उनको अंदर से ही मन नहीं करेगा पार्टिसिपेट करने का, उनको अंदर से अपने अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो हमें ये चीज़ें देखनी है। टू ओवरकम दिस अ नीड असेसमेंट शुड बी कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक अकोमोडेशन रिक्वायर्ड फॉर चिल्ड्रन विद फिजिकल, सेंसरी, कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक नीड असेसमेंट, जो मैंने आपको बोला था ना कि पहले असेसमेंट करो कि क्या डिसेबिलिटी है, किस टाइप की डिसेबिलिटी है, यहाँ पर वही की बात हो रही है। असेसमेंट करो, देखो उनकी नीड क्या है, उनको ज़रूरत क्या है, उनको किस तरीके की इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, ताकि वो अच्छे से जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। कोलैबोरेशन विद डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस को भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यू कैन कोलैबोरेट विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इम्प्लीमेंटिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एक्सेसिबल फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो जो भी हमारी डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस है आप उसका हेल्प ले सकते हो, उनसे आप इक्विपमेंट ले सकते हो, उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हम उनके लिए कैसे बेटर एक चीज़ को बना पाएँ। इसके साथ साथ आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो आपकी पीपीटीज़ हैं, नोट्स वगैरह हैं और भी कुछ फ्री मटेरियल है, वो आपको हमारी फ्री कम्युनिटी पे मिल जाएगा, जो है हमारा टेलीग्राम चैनल। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूँगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको ये सारी पीपीटीज़ मिल जाएंगी, फ्री नोट्स भी मिलेंगे और भी बहुत सारी फ्री चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोमोटिंग एन इंक्लूसिव कल्चर। ये भी हम पहले बात कर चुके हैं कि हम कैसे एक प्रॉपर कल्चर, देखो कल्चर और क्लाइमेट दो शब्द होते हैं। अब जो कल्चर होता है वो आपका ऐसा होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जो बहुत आसानी से आप नहीं बदल सकते। तो कल्चर आपका हमेशा अच्छा होना चाहिए, प्लेजेंट होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, ताकि किसी को भी ये ना लगे कि वो डिफरेंट है। Schools should promote a culture of inclusion by using respectful, inclusive language. Program activities should be made adaptable to different skill levels. ठीक है, जैसे बास्केटबॉल प्रोग्राम है, टीचर कुड hoop or introduce hitting basketball, ये वही वाला एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे रही थी। ठीक है,
इनकरेजिंग पीयर इन्वॉल्वमेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो भी हमारे आसपास के बच्चे हैं, है ना, उनका सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनको भी पता होना चाहिए, उनको भी ये पता होना चाहिए कि उन्हें बच्चों से कैसे बात करनी है, अपने पीयर से कैसे बात करनी है, उन्हें कैसे हम इंक्लूडेड फील कराएं, उन्हें बिल्कुल भी ये नहीं लगना चाहिए कि वो डिफरेंट है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और इसमें आपके कोचेस का, आपके टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वही एज अ मीडिएटर, एज अ मॉडरेटर जो है वो काम करते हैं। एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। एम्पैथी का क्या मतलब है? एम्पैथी का मतलब है कि जब आप दूसरों के शूज़ में पैर डालते हो और आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो कि अच्छा उनकी सिचुएशन ऐसी है तो मुझे उनके साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए। कहते हैं ना कि काइंडनेस की दुनिया में कमी है, वी ऑल शुड बी काइंड, क्योंकि आपको नहीं पता ज़िंदगी में लोग कितने अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ बैटल्स लड़ रहे हैं। So they should encourage all participate to support their peers. Educating different about different disabilities and the importance of inclusion can help learn how to support their peers efficiently. मैंने आपको बार बार यही बोल रही हूँ कि जो भी हमारे टीचर्स हैं, जो भी हमारे कोचेस हैं, उनका क्या काम होना चाहिए? उनका ये काम होना चाहिए कि हम बच्चों को ये बताएं कि डिसेबिलिटी क्या होती है, कितनी तरीके की डिसेबिलिटी होती है, हमें उनके साथ कैसे बात करनी चाहिए, कैसे बात नहीं करनी चाहिए, हमें उन्हें कैसे इंक्लूडेड फील कराना चाहिए, हमें उनके साथ कैसे बात करनी चाहिए, हमें उन्हें कैसे फ्रेंड बनाना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्मूथ ट्रेडिशंस बिटवीन एक्टिविटीज़ कैन ऑल्सो हेल्प क्रिएट अ मोर इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, ठीक है। तो क्या स्मूथ ट्रांजिशन का मतलब है कि भाई थोड़ी थोड़ी गेम्स हो रही हैं, एक गेम हुई फिर हमने दूसरी कर ली, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स के साथ आप करोगे तो उससे भी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, इनकरेजिंग द राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन ऑन स्पेशल नीड्स। तो हमें सबको पढ़ाना चाहिए, इसके बारे में सबको पता होना चाहिए, ताकि जो कोई भी इंसान हो वो लेफ़्ट ओवर फील ना करे। नेक्स्ट, इक्विपिंग टीचर्स विद ट्रेनिंग, स्पेशली रूरल एरियाज़ में ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम उन्हें सिखा सकें कि हम क्लासरूम्स में बच्चों को कैसे इंक्लूसिव फील करा सकते हैं। डेवलपिंग सपोर्ट टीम्स को डेवलप करना टू हेल्प चिल्ड्रन टू एक्सेस रेगुलर करिकुलम, ठीक है। तो सपोर्ट टीम्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं। Encouraging a flexible approach to the curriculum to help teachers and students diagnose and resolve प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो भी आपका करिकुलम है, एक तो वो इनकरेजिंग होना चाहिए, दूसरा वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने हिसाब से उसे मोल्ड कर सकती हूँ, थोड़ा सा चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि हमें बच्चों को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, है ना। उनकी जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको सुन के उसे सॉल्व करना है हमें। इन्वॉल्विंग पेरेंट्स को आप यूज़ कर सकते हो, पेरेंट्स का आप बहुत अच्छा सपोर्ट है तो उनको हम एज पार्टनर्स यूज़ कर सकते हैं टू एनहांस अ चाइल्ड्स लर्निंग, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इंक्लूजन ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। अब इंडिया को कुछ स्टेप्स पे फोकस करना चाहिए, जैसे राइट टू एजुकेशन, दैट नो चाइल्ड इज एक्सक्लूडेड इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। सबसे पहला तो है राइट टू एजुकेशन, ठीक है। इसकी सबको पढ़ाना है, कोई भी एक्सक्लूडेड नहीं होना चाहिए, सारे बच्चे सामान्य हैं, ठीक है। टीचर्स को ट्रेन करो, स्पेशली इन रूरल एरियाज़, ये हम पहले भी बात कर सकते हैं। उन्हें वर्कशॉप्स दो, उन्हें कोर्सेज दो, उन्हें हैंडबुक्स दो, उन्हें ट्रेनिंग दो, उन्हें समझाओ कि हम सारे बच्चों को इंक्लूसिव कैसे, इकट्ठा कैसे और एक कैसे ट्रीट कर सकते हैं, सामान्य कैसे फील कराएं। From support teams to regularly analyze school teaching methods, resources to make curriculum accessible। और जो curriculum है वो आपका accessible होना चाहिए कि कोई भी कर ले उसको, flexible होना चाहिए, ताकि हम बच्चों के needs के according थोड़ा बहुत alteration जो है वो कर सकें। अलाउ फ्लेक्सिबल करिकुलम, आ गई वही बात जो मैं आपको कह रही थी। देन इन्वॉल्व पेरेंट्स एंड एक्टिव पेरेंट्स, ये भी हम कर चुके हैं। फोकस ऑन स्टूडेंट्स एबिलिटीज, स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ पे फोकस करो, उनकी लिमिटेशंस पर फोकस मत करो, है ना। हमेशा अपनी एबिलिटीज़ पे फोकस करो, अपनी लिमिटेशंस पे मत फोकस करो। आपकी स्ट्रेंथ्स जो है वही आपकी वीकनेस को दूर भगा सकती हैं अगर आप उस पर काम करोगे। तो हमें बच्चे की एबिलिटीज़ पे काम करना है, लिमिटेशंस पर नहीं। रिकॉग्नाइजिंग टैलेंट्स इंस्टेड ऑफ शोइंग सिंपैथी, तो आपको सिंपैथी नहीं शो करनी है, आपको बच्चों का इनर टैलेंट ढूंढना है, उस पर काम करना है, ट्रेनिंग करनी है, ताकि वो ज़िंदगी में आगे जा पाएँ। डिज़ाइन क्लासरूम्स एंड स्कूल्स
क्लासरूम्स टू हेल्प चिल्ड्रन रीच देयर फुल पोटेंशियल, ठीक है। ऐसे क्लासरूम्स को डिज़ाइन करो, ऐसे स्कूल को डिज़ाइन करो, जैसे मैंने अभी पिछले ही स्लाइड में बताया था आपको, है ना, कि बच्चा ज़िंदगी में आगे जाए तो उसको फुल पोटेंशियल आप देखो, ढूंढो उसमें कि वो क्या कर सकता है। दिस रिक्वायर्स एडजस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड लर्निंग मटीरियल्स इंक्लूडिंग असिस्टिव डिवाइसेज लाइक ऑडियो एंड बैरल। जैसे तारे ज़मीन पर उनके जो टीचर थे उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था, है ना, तो वैसे ही हमें टीचर्स का ये काम होना चाहिए कि बच्चों में ये चीज़ें कुछ आइडेंटिफाई करनी, उनका पोटेंशियल देखना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सेट लर्निंग गोल्स डिसाइड करो, ठीक है, अपन हर बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको कुछ स्टैंडर्ड सेट करने हैं। एक्सपर्ट शुड डिज़ाइन अ करिकुलम सूटेबल फॉर ऑल चिल्ड्रन विद और विदाउट स्पेशल नीड्स। तो हमारा करिकुलम सबके लिए सेम होना चाहिए। दिस इंक्लूड, यहाँ पर पैरेलल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, मॉडिफाइड एग्जाम्स भी होंगे, लर्निंग एवेल्युएशन भी होगी ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। Encourage good relation between families of children with and without disabilities to create supportive environment for inclusive education। ये मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि जो भी बच्चे हैं और जो भी पेरेंट्स हैं, है ना, उन सब में उन सबको नॉलेज होनी चाहिए, उन सबको इस चीज़ की एजुकेशन होनी चाहिए कि हम कैसे एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम सबको इक्वल फील कराएं। प्रोवाइड नेसेसरी मटेरियल जैसे यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह, थेरेपी सर्विसेज देना एंड असिस्टेंट डिवाइसेस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद, अगर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कराएंगे तो आप खुद बताओ क्या होगा। उनकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ बेटर होगी, है ना, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर होगी, है ना, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, उनकी सेल्फ एफिकेसी हो बढ़ेगी, है ना, और हमने क्या पढ़ा, बिलोंगिंगनेस, है ना, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला, पार्टिसिपेशन इन वेल प्लान फिजिकल एक्टिविटीज प्रोवाइड्स न्यूमरस बेनिफिट्स फॉर, पहला फिजिकल इम्प्रूवमेंट, ठीक है, आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो आपकी बेटर होगी, ये तो बिल्कुल सही बात है। आपकी कोऑर्डिनेशन, आपकी मसल्स, आपकी दूसरी चीज़ें, ठीक है। सो डेवलपमेंट मोटर स्किल्स हो गई, आपकी कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड कार्डियोवैस्कुलर एफिकेसी, ठीक है। फिर आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूवमेंट, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपकी एंजाइटी कम होगी, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, और आपके कॉग्निटिव फंक्शन बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि जब भी आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो आपकी बॉडी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, आपको फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली बेटर फील होता है। Next, enhance self-esteem. Mastering physical skills and achieving goals provides a feeling of greater self-efficiency and boosts confidence. ठीक है, तो हमारी सेल्फ एस्टीम जो है वो बेटर होती है और हमारा मूड बूस्ट होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की एक लहर दौड़ जाती है। फिर आता है सोशल गेन्स, आपको न्यू एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, आपको फ्रेंडशिप्स मिलती हैं, आपकी फ्रेंडशिप्स बनती हैं, आपको एक फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस आती है एंड इम्प्रूव योर सोशल एडजस्टमेंट, क्योंकि जब आप लोगों के साथ मिल रहे हो, बात कर रहे हो, एज अ टीम खेल रहे हो, तो आपको क्या आएगा, आपको कम्युनिकेशन आएगी, आपको लोगों से बात करना आएगा, आपको ये पता चलेगा स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट कैसे करते हैं, स्ट्रैटेजीज कैसे बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब हम कैसे कैसे जो है वो एक्सेसिबल बना सकते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे। सबसे पहला, मॉडिफाई इक्विपमेंट। मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमें ऐसे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है जहाँ पर जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं वो आराम से यूज़ करके स्पोर्ट्स को एंजॉय करे, खेले, प्रैक्टिस करे, ठीक है। तो हमें मॉडिफाइड इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, दैट इज़ लार्जर, लाइटर, सॉफ्टर, ब्राइटली कलर्ड फॉर ईजियर हैंडलिंग। तो लार्जर होना चाहिए, लाइटर होना चाहिए, सॉफ्टर होना चाहिए, ब्राइटली कलर्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा ऑडिबल बेल विद अ बेल इनसाइड फॉर चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स, ठीक है। फिर आपकी स्पेस मॉडिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो क्या बोलते हैं इसको,
नीचे का जो फ्लोर है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, स्लिपरी नहीं होना चाहिए। सो प्लेइंग एरिया सरफेस सेफ होना चाहिए, लोअर गोल्स और नेट्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपके मॉडिफाई द रूल्स। अब जो भी नॉर्मली हमारे स्पोर्ट्स में रूल्स होते हैं वो तो होते ही हैं, बट जब बात आती है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की तो उनके लिए हमें रूल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है, ताकि हम उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो थोड़ा सा रूल्स को चेंज कर दें, ठीक है। अडैप्ट द रूल्स to meet the needs of the children. This could mean allowing extra bonus in a ball game or reducing the distance to be covered, ठीक है। तो हमें जो रूल्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा बेटा मॉडिफाई करना पड़ता है, ठीक है। फिर आती है अडैप्ट कम्युनिकेशन, यूज़ विजुअल सिग्नल्स जैसे फ्लैग्स जेस्चर्स का यूज़ करना। जैसे मैंने आपको बताया था जब हम डेफी ओलंपिक्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पर आप विसल्स वगैरह यूज़ नहीं करते, आप विजुअल एड्स का यूज़ करते हो, फ्लैग्स का यूज़ कर सकते हो, फ्लैश कार्ड्स का, कुछ ऐसी चीज़ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड क्लियर सिंपल वर्बल क्यूज़ का यूज़ कर सकते हो। फिर जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वो इंटरेस्ट बेस्ड होनी चाहिए कि बच्चों का क्या इंटरेस्ट है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो आप चॉइस दीजिए उन्हें ऑफ एक्टिविटीज़ टू इंश्योर चिल्ड्रन फील कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट, ठीक है। तो जो भी हमारी आप एक्टिविटी कराने का सोच रहे हो वो ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट हो। तो आप पहले उनसे बात कर लो, आप देख लो कि सारे बच्चों का क्या इंटरेस्ट है। लेट्स से कि अगर बच्चे सारे बच्चों का बैडमिंटन में इंटरेस्ट है तो आप फिर बैडमिंटन करा दो, है ना। प्रोवाइड अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट, ठीक है, क्रिएट पॉजिटिव इन्वायरमेंट, इनकरेजिंग होना चाहिए, अच्छा इन्वॉस्फेयर होना चाहिए। जब भी आप ऐसी एक्टिविटीज़ करा रहे हो तो टीचर या जो कोच प्रेजेंट होगा, फिजिकल एजुकेशन का टीचर होगा या जो कोच होगा, उनका ये बिल्कुल है कि उन्हें सपोर्ट करना है, उन्हें पीछे से मोटिवेट करना है और बाकी अदर स्टूडेंट्स को भी ये करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पेस एंड इक्विपमेंट की। स्पेस क्या है? एक्टिविटी एरियाज दैट शुड बी एक्सेसिबल टू चिल्ड्रन विद स्पेशल डिसेबिलिटीज़, ठीक है। स्पेस का क्या मतलब है? जहाँ पर आप वो एक्टिविटी कराने की सोचो। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम ले लेते हैं, जिस रूम में ये हो रहा है रिकॉर्ड, लेट्स से हम ये वाला रूम जो है वो यूज़ करेंगे उन बच्चों के लिए। तो इस रूम का जो फ्लोर है वो अच्छा होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए, स्लिपरी नहीं होना चाहिए। और जो भी आप एक्टिविटी कराने की सोच रहे हो उसके अकॉर्डिंग लाइटिंग होनी चाहिए, सरफेस होना चाहिए और इक्विपमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो दीज स्पेसेस शुड बी नॉइज फ्री, सेफ, है ना, प्रेफरेबली इंडोर्स विद क्लियर मेकिंग फॉर टू स्टार्ट, फिनिश एंड सीटिंग। देख लो जो मैंने अभी आपको समझाया था वही यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे चलते हैं इक्विपमेंट। So lack of proper equipment and trained professionals discourage disabled children from participation, ठीक है। तो अगर आपके प्रोफेशनल या फिजिकल एजुकेशन टीचर्स ट्रेंड नहीं है इस चीज़ के लिए तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि फिर जो बच्चा होगा वो डिस्करेज होगा। क्योंकि देखो वैसे ही बच्चा थोड़ा सा तो डरा हुआ होता है, थोड़ा सा उसको अलग लगता है, थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस में कमी होती है, और अगर टीचर सपोर्टिव ना हो, चीज़ें ठीक ना हो तो वो और उसको थोड़ा सा अजीब लगेगा। सो अ वैरायटी ऑफ सिंपल एंड एडवांस इक्विपमेंट इंक्लूडिंग कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस एंड स्पोर्ट्स स्पेसिफिक व्हीलचेयर शुड बी मेड अवेलेबल फॉर रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। तो इन ऐसी चीज़ों का यूज़ करना है हमें। कॉम्पिटिशन्स को भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे कि डेफ हो गया, फिजिकली डिसेबल्ड एंड देन इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। इनके लिए भी आप अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग इवेंट्स जो है वो प्लान करने चाहिए। अब हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज़ की, ठीक है। साइकोलॉजिकल का क्या मतलब होता है? दिमाग, ठीक है। ऑफन नीड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी ऑफन नीड एक्स्ट्रा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। उनको एक्सक्लूजन क्योंकि देखो उन्हें एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस की भी ज़रूरत है, उन्हें ये भी ज़रूरत है कि हम उन्हें थोड़ा सा पुश करें, हम उन्हें मोटिवेट करें, हम उन्हें अच्छा फील करें कि वो कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अपना एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना, इनकरेज करना कि आप पार्टिसिपेट करो, ताकि वो, और उनको ये भी बताओ कि अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, है ना। आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, आपकी मेंटल हेल्थ बेटर होगी, आपकी इंटेलेक्चुअल हेल्थ बेटर होगी, आप अच्छा परफॉर्म करोगे लाइफ में। फिर साइकोलॉजिकल बैरियर्स जैसे आपके नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं, ओपिनियंस हैं, परसेप्शंस हैं, मस्ट बी एड्रेस बाय प्रमोटिंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स। तभी जो ये फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है और स्पेशली ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब लोगों को पढ़ना चाहिए और इसके बारे में समझना चाहिए। नेक्स्ट, स्टार्ट विथ सिंपल एक्टिविटीज़, ठीक है। वो तो है ही कि पहले धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते हैं ना, लैडर तो धीरे धीरे चढ़ते हैं, है ना। तो पहले सिंपल एक्टिविटीज़ से शुरू करो, फिर मॉडरेट पे जाओ, फिर धीरे 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 उसका लेवल बढ़ाते चले जाओ।
मूव स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम नॉन लोकोमोटर टू लोकोमोटर एंड देन टू ऑब्जेक्ट हैंडलिंग स्किल्स। देखो, नॉन लोकोमोटर का मतलब होता है जब हम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे मैं खड़ी और मैं बेंड हो रही हूँ तो ये नॉन लोकोमोटर है, ठीक है। पर जैसे ही मैं चल रही हूँ, मतलब मैं ट्रैवल कर रही हूँ, है ना, ये देखो मैं चल रही हूँ, मैं ट्रैवल कर रही हूँ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो मेरी लोकोमोटर में आ जाती है। प्रोवाइड फिजिकल, वर्बल और इंडिपेंडेंट सपोर्ट एज रिक्वायर्ड, ठीक है, तो हमें ये भी उनको देना है। नेक्स्ट, हेल्प चिल्ड्रन लर्न फंडामेंटल मोटर स्किल्स बाय प्रैक्टिसिंग विद टीचर डेमोन्स्ट्रेशंस और वीडियोस। तो उनको जो भी हमारी फंडामेंटल मोटर स्किल्स हैं, है ना, उनको हमें सिखाना है। वो आप खुद सिखा सकते हो या फिर आप थ्रू वीडियोस भी उन्हें सिखा सकते हो, ठीक है। टू रिपीट डेमोन्स्ट्रेशंस टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग। तो बार बार आप रिपीट करो डेमोन्स्ट्रेशन ताकि उन्हें समझ में आए कि उन्हें करना कैसे है। मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि वो एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर पाएँ जब वो दूसरों को देखेंगे, और ग्रेजुअली धीरे धीरे उन्हें आप जो है वो इंक्लूड करेंगे इन दी एक्टिविटी, ठीक है। टीचर शुड गाइड एंड मीडिएट इंटरैक्शंस विद इन ग्रुप। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि टीचर का काम क्या है, कोच का क्या काम है, कि आप एज अ फैसिलिटेटर, एज अ मीडिएटर काम करेंगे। प्रोवाइड कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स एंड चेक ऑन ईच चाइल्ड इंडिविजुअली, ठीक है। हर बच्चे को आपने इंडिविजुअली देखना है, उसे ऑब्जर्व करना है। ऑलवेज एंड लेसन्स विद पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब है कि जब बच्चे ने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करी तो आप उसे शाबाशी दें, आप उसे अच्छा बोलें ताकि वो चीज़ वो दोबारा से करे, ठीक है, वो वापस से पार्टिसिपेट करने बच्चा आए। मोटिवेट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बाय लेटिंग देम सी पीयर्स हैविंग फन, दिस इनकरेजेस देयर पार्टिसिपेशन। तो अगर आप चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को दूसरे बच्चे दिखाओगे खेलते हुए, मज़े करते हुए, है ना, तो उन्हें भी मोटिवेशन आएगी, वो भी इनकरेज होंगे। सो बिगिन विद इंडिविजुअल ट्रेनिंग। पहले आप इंडिविजुअल ट्रेनिंग से शुरू करो और धीरे धीरे फिर आप स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ में जो है वो शिफ्ट कर सकते हो। टीचर शुड एक्ट एट फैसिलिटेटर्स, ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। मेंटेन इंडिविजुअल मॉनिटरिंग एंड पॉजिटिव फीडबैक थ्रू द सेशन। तो जो भी आपके सेशंस होंगे वहाँ पर हमें क्या करना है, हमें उनकी इंडिविजुअल मॉनिटरिंग करनी है कि वो लोग कैसा कर रहे हैं और उन्हें पॉजिटिव फीडबैक देना है ताकि उनमें कॉन्फिडेंस बढ़े और वो अच्छे से जो है वो वापस आएँ पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको जो है चैप्टर नंबर 4 जो है वो समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा आसान चैप्टर था और लाइफ के लिए बहुत ही अच्छी लर्निंग है इसमें, ठीक है। तो इसको अच्छे से सुन लिया होगा आई होप आप लोगों ने। और मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देती हूँ कि जो हमारा फिजिकल एजुकेशन चैम्पियन कोर्स है वो हमने लॉन्च कर दिया है। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में मिल जाएगा, जिसमें आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, डिटेल नोट्स मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे, लाइव सेशंस मिलेंगे और मेंटोरशिप सेशंस भी मिलेंगे और बहुत कुछ मिलेगा। उसके अलावा जो हमारी फ्री कम्युनिटी है उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको ये सारी पीपीटीज मिलेंगी, कुछ फ्री रिसोर्सेज और नोट्स और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी। तो उसका भी जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूँगी। तो अब हम आपको स्पीड सीरीज़ के नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे और फिजिकल एजुकेशन के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की भी स्पीड सीरीज़ आ रही है। तो अभी के अभी ग्रैंड अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल नेक्स्ट टाइम कीप विनिंग यू चैंपियंस।